हेलो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्टिंग में एक बात बोल देना चाहता हूँ। बात ये मुझे कहनी है कि देखो, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर 9 चैप्टर का भी इस तरह से शॉर्टकट लेके आओ जिससे हम फटाफट फटाफट कम टाइम में उसको कर ले। तो ठीक है, मैं 9 चैप्टर का लाऊंगा, बट गाइस एक टारगेट मैं आपको देना चाहता हूँ। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इस पे 5000 व्यू आराम से आ जाओ। और बहुत बड़ा टास्क नहीं है, या हर ग्रुप में शेयर करोगे तो 5K व्यू आराम से आ जाएगा। जिस दिन इसका 5K व्यू आ गया, सबसे पहले आपको 9 चैप्टर बोल रहा, इतना सिंपल, सबसे पूरे चैप्टर से सबसे सिंपल 9 चैप्टर ही लगेगा। जो चीजें मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा कि बस उतना ही करो, उतना ही करोगे, बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन आने वाला है। बट फटाफट फटाफट इस वीडियो को शेयर करके फटाफट इसका 5K व्यू कंप्लीट करवा दो। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। मैं स्टार्टिंग में एक बात और बता देना चाहता हूं कि मैं अभी ग्रेविटेशन पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं क्योंकि हमारा तैयारी अब एग्जाम को लेके है। कैसे कम टाइम में हम रिवीजन किस तरह से करें, वो चीजें। अगर किसी को पढ़ना है तो ऑलरेडी सर्च करो ग्रेविटेशन गिरी ट्यूटोरियल। ऑलरेडी मैंने वो लेक्चर बनाया हुआ, तो आप देख सकते हो डिटेल में। बट अभी वो टाइम नहीं है। अभी पढ़ना कैसे, कम टाइम में कैसे चीजों को कवर करना है, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले गाइस, ग्रेविटेशन क्या होता है। और एक चीज और, ये जो मैंने पूरा एक अच्छे तरीके से एक नोट्स बनाया हुआ है ना, शॉर्टकट नोट्स बनाया हुआ है, ये नोट्स आपको टेलीग्राम एंड हमारा जो ऐप है प्रदीप गिरी, एंड्रॉइड पे जो प्रदीप गिरी ऐप है उस पे मिल जाएगा। तो डाउनलोड कर लेना और उस पे जाके आपको मिल जाएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। सो गाइस, ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है गाइस, सिंपल सी बात है कि अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद गाइस हम चलेंगे नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग दिस सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल के सर्कमफरेंस पे गोल 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 घूम रहा है तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ओके, जैसे मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग दिस सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए बस इतना ही याद रखने का, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना सा याद रखो, डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, मतलब सेंटर सेकिंग फोर्स, जो भी फोर्स टुवर्ड द सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। नाम से ही पता चल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, टुवर्ड द सेंटर। दोस फोर्स विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो बस इतना याद रखो, डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आगे चलते हैं। देन अगला गाइस, केपलर के 3 लॉ है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। बहुत आराम से, बहुत सिंपल तरीके से एग्जाम में आता है। ये डायग्राम ड्रॉ कर दो, दिमाग में फिट कर लो ये डायग्राम सेम टू सेम, और बाकी जो मैं बताने जा रहा हूं 3 लॉ उस तरह से याद कर लो। सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो प्लैनेट होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में गोल 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 घूमता है। कौन से ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट। और इलिप्स के पास 2 फोकस होता है। ओके, ये हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, और इसके पास 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस, 2 फोकस। इलिप्स के पास कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस। इन 2 फोकस में से किसी एक फोकस पे हमारा सन क्या होता है, सिचुएटेड होता है, मतलब पड़ा हुआ रहता है। तो क्लियर, दिमाग में फिट कर लिया। जो प्लैनेट होता है वो कौन से ऑर्बिट में घूमता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और इलिप्स के पास कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं। और जो सन होता है हमारा, इन 2 फोकस में से किसी एक फोकस पे क्या होता है, सिचुएटेड होता है। तो क्या लाइन, ये एसओएफ याद रखो, सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब सन किसी 2 फोकस में से एक फोकस पे क्या होता है, सिचुएटेड होता है। ये याद रखो, सन एट वन ऑफ द फोकाई। ओके, देन इसके बाद आगे अगला, केपलर सेकंड लॉ। केपलर सेकंड लॉ के लिए भाई ये सीट याद रखने का। सीट मतलब शिफ्ट्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। शिफ्ट्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर से बता रहा हूं, अगर कॉन्सेप्ट को समझना है तो गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो, उसमें मैंने डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से बताया। पर अभी मेरा तरीका है कि कैसे कैसे आपको खत्म करना फटाफट। तो बस ये सीट्स याद रखो, शिफ्ट्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हो गया हमारा, मतलब 1 किलोमीटर में शिफ्ट्स इक्वल एरिया, मतलब कि 1 घंटे में अगर 2 किलोमीटर गया तो दूसरे 1 घंटे में भी 1 किलोमीटर का ही जगह क्या करेगा, कवर करेगा। तो यही है हमारा शिफ्ट्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। शिफ्ट्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बस इतना याद रखोगे, हो गया हमारा केपलर सेकंड लॉ। थर्ड लॉ के लिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बस मैं आपको ये बोलूंगा, देखो इतना याद रखो। ओके, स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। देखो ये इतना, बस स्क्वायर ऑफ पीरियड, ये हमारा पीरियड है, ये मीन डिस्टेंस है, और ये स्क्वायर होता है, ये क्यूब होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस इतना याद हो गया, स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। और ये हो जाएगा हमारा
थर्ड लॉ। अगर इसको हम और थोड़ा एक्सपांड करें तो कैसे होगा, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओ, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो दो चीजें लगेगी, इक्वल और कांस्टेंट। क्या लगने वाला, इक्वल और कांस्टेंट। अब देखो टी, ये हमें कांस्टेंट की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, ये इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू के। ओके, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू के मतलब कांस्टेंट। तो इस तरह से बस इतना याद रखो, स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम दी सन। खत्म, ये तीनों लॉ खत्म हो गया। अब आते हैं गाइस अगला, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एफ आप सभी को पता है, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दोनों ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट m1 एंड m2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या करना है, स्क्वायर करना है। बस इतना आपको याद है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों के मास का क्या करना, प्रोडक्ट करना है, और वो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्टेंस के साथ क्या करना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच के डिस्टेंस का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगर मैं इसको, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे ये निकालना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो कैसे निकालूंगा, सिंपल सा m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर मैंने लिखा, प्रोपोर्शनल के साइन को जैसे ही हटाऊंगा तो दो चीजें लगती है, इक्वल और कांस्टेंट। ओके, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, अब मैं इसको रीअरेंज कर दूं, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है गाइस, मुझे फाइंड करना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, जी ऐसे का ऐसा रहेगा, एफ डी ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा m1 m2। ओके, ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकल गया, एफ डी स्क्वायर m1 m2। इस तरह से हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। बस एग्जाम में आपको क्या लिखना है, ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करके ये वाला स्टेटमेंट याद रखना, और वो स्टेटमेंट के जैसे बस इसको लिख देना, बस इतना ही करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बाकी कुछ नहीं मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना है। आगे चलते हैं, अगला देन मास, ओ माय गॉड, मास एंड वेट, कुछ टेंशन नहीं लेने का, बस जो आपके प्रदीप ने जो रेड कलर का जो पॉइंट बनाया बस उसी को याद रखने का। तो मास, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं मास। ओके, तो ये वाला रेड लाइन, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। देन इसके बाद ये भी एक एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, ये दूसरा पॉइंट हो गया। मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है। देन इसके बाद तीसरा पॉइंट, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप सभी को पता है दो तरह की क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं यार, जाने दो, कि तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाए, क्योंकि मुझे अभी बताना कि पढ़ना कैसे, क्या क्या बस पढ़ना है। तो मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसको आप सभी को पता है, इसको ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इट्स वैल्यू सेम एवरीवेयर, इसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है। किसी भी प्लैनेट पे उठा के लेके जाओ, हर जगह क्या होता है, सेम होता है। इसके बाद इट्स, अगर सेम रहेगा तो इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो द अनदर प्लैनेट। अगर हम किसी और प्लैनेट पे भी जाते हैं तो भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है। तो कहां, बस हमें पॉइंट बनाना है एक अलग। तो भाई देखो, अमाउंट ऑफ मैटर, स्केलर क्वांटिटी सेम, नॉट चेंज क्या, उसकी वैल्यू इवन व्हेन वी गो द अनदर प्लैनेट तो भी इसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। इसके बाद गाइस ये लास्ट वाला पॉइंट, हाइयर द मास हाइयर द इनर्शिया। बस हो गया, बस इतना ही याद रखना, ये अमाउंट ऑफ मैटर यूनिट, स्केलर क्वांटिटी, देन सेम, डज नॉट चेंज इवन वी गो टू द अनदर प्लैनेट, ये भी है सेम कि अगर दूसरे प्लैनेट पे जाएंगे तो भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। फिर इसके बाद ये हाइयर द मास हाइयर द इनर्शिया, और इनर्शिया के बारे में न्यूटन बाबा ने बताया था अपने फर्स्ट लॉ के थ्रू, तो वो हम बात नहीं करेंगे, वो मैंने 9th में बनाया हुआ है, तो उस पर आप जाके देख सकते हो। अब चलते हैं आगे, अगला वेट। देखो वेट के लिए अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना डेफिनेशन का, तो बस इतना याद कर लो, इतना। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। वेट एक तरह का फोर्स होता है, वेट क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है, द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। जिस फोर्स से अर्थ क्या करता है, अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, उसको ही हम वेट बोलते हैं। ओके, वेट उसी को बोलते हैं जिस फोर्स से अर्थ
ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। बट अगर आपको ये ऐसा नहीं याद हो रहा तो बस यही याद कर लो, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। बस अगर ये याद कर लिया ना भाई, आपका काम खत्म हो गया। और वेयर जी की वैल्यू कितनी होगी, ये देखो जी की वैल्यू m इंटू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो हम ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं जी की जगह। अब गाइस वेट के बारे में क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले उसका यूनिट, क्योंकि ये फोर्स है तो उसका यूनिट न्यूटन है। और ये हर जगह द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर। सही बात है, हर जगह सेम नहीं रहेगा ना। क्यों सेम नहीं रहेगा, क्योंकि भाई ये अलग अलग रहता है ना, ये हर जगह अलग अलग रहता है, इक्वेटर पे अलग रहता है, पोल पे अलग रहता है। हाँ, हम पूरे अर्थ पे एक ही मानते हैं 9.8, पर अगर हम देखने जाए, अगर हम करेक्ट देखने जाए तो हर जगह वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, वेरी होता है, हर जगह अलग अलग होता है। तो अगर ये तो सेम रहता है पर ये अलग होता है ना, पर वेट किससे बनता है, दोनों से मिलके। तो अगर मान लो ये सेम है हर जगह, ये हर जगह 5, पर अगर ये कहीं 10 है, कहीं 20 है, कहीं 30 है, ऐसा जैसे एग्जाम्पल, तो क्या होगा, टोटल वेट भी चेंज होता जाएगा ना, क्योंकि वेट किससे बनता है, मास और ग्रेविटी से बनता है। इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है प्लेस टू प्लेस। किसकी, वेट की। ओके, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हो गया, बस इतना पॉइंट। सबसे पहले डेफिनेशन, देन इसका फॉर्मूला, देन इसका यूनिट, एंड देन इसके बाद 2 पॉइंट, बस इतना ही। देन गाइस अगला अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आप देखो, सबसे पहले आपने एक पोटेंशियल वाला फॉर्मूला देखा था, ये वाला mgh, ये देखा था 9th स्टैंडर्ड में, देखा होगा mgh। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये क्यों लेते हैं, ओके। जब वैल्यू ऑफ h ग्रेटर देन r, रेडियस ऑफ अर्थ से जब वैल्यू ऑफ h ये ग्रेटर हो जाएगा तो हम ये फॉर्मूला नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई, सबको पता है कि जैसे से हम हाइट पे, अर्थ के हाइट पे जैसे से हम ऊपर बढ़ते जाते वैसे वैसे वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है। और वैल्यू ऑफ जी अगर डिक्रीज हो गया तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए हम ये वाला नहीं लेते, बट इसी को हम रिप्लेस करके एक नया फॉर्मूला बनाते हैं। किसके लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए। वो फॉर्मूला कैसे बना, चलो मैं आपको बता देता हूं। देखो कैसे बनता है, mgh। अब g का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने देखा था, gm अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा कर देता हूं मैं, हाइट पे गया ना, वो हाइट पे गया तो हाइट पे हो जाएगा r प्लस एच का होल स्क्वायर। जब भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से ऊपर जाता है तो हम रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ये करते हैं। तो इसलिए हमने जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, gm अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और गाइस ये h ऑब्जेक्ट ऊपर गया है, इसलिए इस h को रिप्लेस करके हमें क्या लिखना पड़ेगा, r प्लस एच। क्या लिखना पड़ेगा, r प्लस एच। अब एक यहाँ r प्लस एच का होल स्क्वायर है तो ये कैंसल। देखो बहुत कम लोग ये बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए क्या हो गया, जी एम स्मॉल m अपॉन r प्लस एच, और अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ साइन क्या लगेगा, माइनस। इस तरह से ये gm अपॉन r प्लस एच आता है भाई। बहुत कम लोग बताएंगे, पर मैंने ये बता दिया आपको कैसे आया। वही हमारे पुराने वाले फॉर्मूले, बस g का फॉर्मूला रिप्लेस किया, h के जगह पे हमने r प्लस एच लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब हाइट पे जा रहा है। ये फॉर्मूला हम यूज क्यों नहीं करते, ये भी मैंने बता दिया। अब गाइस इसको बस याद कर लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या, माइनस gm अपॉन r प्लस एच। वैसे गाइस आने के चांसेस बहुत कम है, ये तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही आपको बताऊंगा। एंड वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वैसे मुझे पहले बताना था, वैल्यू ऑफ जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरह से फाइंड करते हैं। चलो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला गाइस आप सभी को पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल gm अपॉन हम लोग ले लेते हैं यहाँ आर स्क्वायर, ओके। देन इसके बाद अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं, देखो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। देखो वहां डी स्क्वायर लो या आर स्क्वायर लो, दोनों का मतलब एक ही है। कंफ्यूज मत होना, सर वहां तो डी लिया था, यहाँ आर लिया था, भाई दोनों चलता है। जब मैं दोनों का कंपैरिजन करूं, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। तो एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों साइड से एम एम क्या हो गया, कैंसल, और ये बचा हमारा जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। यही गाइस अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ है, तो बस यहाँ क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बस याद रखना, एकदम सिंपल था, पूरा एकदम सिंपल तरीके से मैंने बता दिया। आगे चलते हैं।
पता नहीं क्यों लोग हार्ड करके बैठे। अब गाइस वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, मतलब जी वेरी वेरी कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे कहां होता है। ये हमारा अर्थ है, देखो इसमें हम 3 कंडीशन देखने वाले हैं। एक कंडीशन कैसे, जब अर्थ के ऊपर ही चल रहे हैं, अगर अर्थ के ऊपर ही चल रहे हैं अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, तो कैसे कैसे वेरी होगा, वो एक कंडीशन देखेंगे। एक दूसरा कंडीशन हम देखेंगे अर्थ से हम ऊपर उठ रहे हैं, अभी तक सरफेस पे चल रहे थे, अब कैसे अर्थ के ऊपर जा रहे हैं। अगर अर्थ के ऊपर जा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ जी क्या रहेगा, ऊपर चले गए, अब डेप्थ में भी जाना पड़ेगा ना, अगर हम डेप्थ में जा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ जी क्या रहेगा। तो ये 3 कंडीशन, पहला सरफेस के ऊपर, देन ऊपर, देन नीचे, ये तीनों के टाइम कंडीशन क्या रहेगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है। यहां तो मैंने एक सिंपल सा पॉइंट मैंने दे दिया है, पहला बस इसको याद रखो, G इक्वल टू gm/r²। ये वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला अगर याद है ना, तो आपको ये तीनों कंडीशन आराम से याद हो जाएगा। जैसे ये हमारा अर्थ है, पहला हम कंडीशन देखते हैं अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, ये स्टेटमेंट डालना है। ये पहले ये पॉइंट मेन, अगर आपको आता है वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, एक्सप्लेन द वेरिएशन वैल्यू ऑफ जी, तो ये वाला लाइन लिखना है। ये वाला लाइन लिखने के बाद एक एक को जो मैंने यहां लिखा, बस 2-2 स्टेटमेंट लिखना है। कैसे स्टेटमेंट लिखना है मैं आपको बताता हूं। ये मान लो ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर, क्योंकि हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो अर्थ के ऊपर की बात करेंगे। इक्वेटर है, ये दोनों साइड हमारा पोल है, ओके, दोनों साइड पोल है हमारा। अब गाइस अब इक्वेटर पे देखो, इक्वेटर पे सेंटर से इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा होता है ना, डिस्टेंस ज्यादा होता है। अब ये दोनों के बीच का रिलेशन देखो, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये होता है हमारा डिस्टेंस, याद रखो। और ये दोनों ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर जी जहां बढ़ेगा वहां आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जहां जी कम होगा वहां आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस ये याद रखो। तो देखो यहाँ डिस्टेंस इक्वेटर पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इक्वेटर पे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया। अगर मैं पोल्स की बात करूं तो यहां देखो डिस्टेंस, पोल्स की बात करूं तो यहां डिस्टेंस याद रखो, डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, बस ये क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अब देखो यहां वैल्यू ऑफ जी ऑन इक्वेटर, वैल्यू ऑफ जी ऑन इक्वेटर इज लेस देन एज कंपेयर टू पोल्स। जी यहां कम है ना, देखो जी कम है, यहां जी कम है और आर क्या ज्यादा, बस खत्म, इतना ही तो है। अगर मैं दोनों पोल्स की बात करूं तो वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, क्योंकि डिस्टेंस वहां सबसे कम होता है। पोल्स पे डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए पोल्स पे डिस्टेंस बहुत कम होने के कारण वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। तो वैल्यू ऑफ जी यहाँ मैक्सिमम होता है और यहाँ क्या होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है। तो बस ये याद रखो। ओके, वैल्यू ऑफ जी ऑन इक्वेटर इज लेस देन कंपेयर टू पोल्स। ओके, अब चेंज विद द हाइट, हाइट का भी वही, हाइट का भी सेम सीन याद रखो। अब देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर ऊपर बढ़ रहा है, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस क्या इंक्रीज हो रहा है, और जब भी डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट अर्थ को छोड़ के ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और जब डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये देखो मैंने लिखा चेंज विद द हाइट। अगर हाइट इंक्रीज हो रहा है, ये साइन हाइट ऊपर जाने का, हाइट अगर इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, देन रिजल्टेंट क्या होगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी। अगर ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ओके, ऑब्जेक्ट अर्थ को छोड़ के ऊपर जा रहा है, मतलब डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट यह होगा द वैल्यू ऑफ जी मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी डिक्रीजेस। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी में होता है, चेंज विद द डेप्थ। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, gm/r²। अब देखो भाई, अगर अब बंदा ऊपर जा चुका है, सरफेस पे जा चुका है, अब डेप्थ में जा रहा है, मान लो यहां पहुंच गया, अब ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का क्या सेंटर है, अब बंदा डेप्थ में जाके यहां चला गया, तो अब उसके लिए बस अर्थ का मास इतना ही होता है, मतलब अर्थ का मास कम हो गया, और अर्थ का जो रेडियस है वो भी छोटा हो गया। पॉइंट, अब ऑब्जेक्ट किधर है, इधर मैं यहाँ कलर सा बना देता हूं डेप्थ के लिए, हाँ दूसरा कलर चेंज करके, हाँ। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहां, मतलब अब उसके लिए अर्थ इतना छोटा सा है, अर्थ इतना ही है, और उसके लिए रेडियस भी इतना ही है, मतलब दोनों कम हो रहा है ना, दोनों कम हो रहा है, मास भी कम हो रहा है और साथ में डिस्टेंस भी कम हो रहा है। अगर दोनों कम होगा तो कंबाइन इफेक्ट के कारण, दोनों के कंबाइन इफेक्ट के कारण द वैल्यू ऑफ जी विल ऑल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि
रिजल्टेंट मास एंड रीड डिस्टेंस, ये दोनों क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एम भी कम हो रहा है, आर भी कम हो रहा है, और ऊपर और नीचे दोनों की वैल्यू अगर कम होगी तो जी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जब हम डेप्थ में जाएंगे, यहां देखो एरो बनाया मैंने, डेप्थ में जाएंगे तो डिक्रीज द वैल्यू ऑफ जी, इसलिए वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, डिक्रीज। नीचे जाना, डेप्थ में जाना या ऊपर जाना, दोनों टाइम वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होती है। ये बातें याद रख लो बस, सिंपल सा, ऊपर जाना नीचे जाना दोनों टाइम वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, कम रहती है, मिनिमम होती है, और पोल्स पे क्या होती है, ज्यादा होती है। बस खत्म। अब चलते आगे, अगला एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी भाई एक ऐसी वेलोसिटी जो क्या करती है, सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालती है। ओके, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से उसको क्या करती है, बाहर। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकालने के लिए जो वेलोसिटी जरूरी होती है, उस वेलोसिटी का नाम होता है एस्केप। उसी नाम से पढ़ा, बस यही डेफिनेशन लिखना है। ओके, यही डेफिनेशन चाहिए। ओके, और कुछ नहीं। देन इसके बाद गाइस फ्री फॉल, लास्ट फ्री फॉल। ओके, फ्री फॉल में ये देखो यहां मैंने लिखा है ये वाला, द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलॉन्ग, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसके इन्फ्लुएंस में है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, बस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, बस हाँ, बस वर्ड यूज मैंने किया, बस किसके इन्फ्लुएंस में रहना चाहिए, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। ट्रू फ्री फॉल नहीं, बस क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलॉन्ग इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। ओके, तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो इसके अंदर, पहला डेफिनेशन लिखो और उसी के साथ ही कुछ पॉइंट्स भी लिखो। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, देन इसके बाद इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। ये दूसरा पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की, जीरो। जैसे अभी मैं पकड़ के रखा हूं, अगर मैं छोड़ूंगा तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, और ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो ये दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, एंड दूसरा इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इज जीरो, दूसरा हो गया। देन इसके बाद तीसरा, ड्यूरिंग द फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अब मैं इसको छोड़ूंगा तो यहाँ एयर है, एयर पार्टिकल्स है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है जो इसके मोशन को अपोज करेंगे, मोशन को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो ये याद रखो, ड्यूरिंग द फ्री फॉल के टाइम फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर के कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो रहा है वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। ओके, अपोज करेगा, बस इतना ही लिखने का। ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के मोशन को कौन अपोज करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स किसके कारण जनरेट हो रहा है, आप सभी को पता है, एयर के अंदर पार्टिकल्स होता है, एयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, अपोज करते हैं इसके मोशन को। ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट, ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। ट्रू फ्री फॉल बस किस में पॉसिबल है, वैक्यूम के अंदर। क्यों वैक्यूम के अंदर, क्योंकि वैक्यूम के अंदर एयर नहीं होता, ग्रेविटी चाहिए, क्योंकि फ्री फॉल के लिए क्या चाहिए, ग्रेविटी चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसको गिराऊं तो इसका क्या होगा, स्पीड धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों स्पीड कम होता जाएगा, इसका मोशन क्यों कम हो जाए, बिकॉज ऑफ ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल मतलब एयर पार्टिकल्स, इसके कारण कम होता जाएगा। बट अगर मुझे ट्रू फ्री फॉल परफॉर्म करवाना है तो ट्रू फ्री फॉल कहां होगा, ओनली वैक्यूम के अंदर, क्योंकि वैक्यूम के अंदर एयर नहीं होता। तो भाई पहला वाला पॉइंट ये, दूसरा वाला पॉइंट ये, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इज जीरो, एंड तीसरा ये फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन इसके बाद ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। ये हो गया। ओके, अब गाइस इसका कुछ इक्वेशन था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका मतलब न्यूटन बाबा का इक्वेशन था, उसी को हम कन्वर्ट करेंगे फ्री फॉल के इक्वेशन की तरह। इसके अंदर u क्या हो जाता है, इनिशियल स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, जीरो है ना। ये देखो जीरो है, इसको छोड़ नहीं सकता, बहुत महंगा है भाई। तो ये जीरो हो जाता है, तो ये इसके लिए ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इक्वल टू ए टी। बट यहाँ ए टी नहीं रहेगा क्योंकि ग्रेविटी की बात हो रही है ना, तो ए की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, जी टी ट्यूटोरियल। देन इसके बाद दूसरा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, पर यहाँ 2gs हो जाएगा। फिर से यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2gs। क्लियर। देन इसके बाद गाइस अगर मैं तीसरी बात करूं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, तो 2gs हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gs। तो ये सब आप याद कर लोगे और इस तरह से चीजें हो जाएगी गाइस। ये पूरा का पूरा जो मैंने अच्छे से नोट्स बनाया हो, बस ये आपको मिल जाएगा ना, तो आप आराम से कर लोगे। तो नोट्स आपको टेलीग्राम
टेलीग्राम पे मिलेगा, पर टेलीग्राम पे बहुत दिखता नहीं क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत हमने एडिट किया हुआ, अच्छे से क्लियरली समझ में नहीं आता और बहुत सारे इधर उधर हो जाते हैं टेलीग्राम पे, क्योंकि जब हम पीडीएफ भेजते हैं तो अच्छे से आप टेलीग्राम पे भी रखो, उसमें बहुत सारी चीजें हम भेजेंगे और साथ में आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जो है प्रदीप गिरी। ओके, इवन आप उसको, अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो कैसे देखना है ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो। अगर आप कमेंट करोगे कि सर हमारे पास एप्पल का फोन है या मोबाइल पे हम कंप्यूटर पे देखते हैं तो भी मैं बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे क्या करना है। और वैसे एंड्रॉइड पे तो डायरेक्ट ही आपको मिल जाएगा ऐप स्टोर पे। और गाइज और भी कोई क्वेश्चन, मैंने बोला 5000 लाइक है, अगर कर दिया तो 9 चैप्टर उसी दिन आ जाएगा और इतने सिंपल 10-15 मिनट में वो भी खत्म, आराम से खत्म हो जाएगा। तो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज एंड जय हिंद दोस्तों।